हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन केंद्र में आप लोग को स्वागत है। कल सीडीपी का 1 से 15 तक क्वेश्चन देखे थे। आज 16 से 30 तक क्वेश्चन देखेंगे। सीडीपी का हर एक वीडियो आप लोग के बीच लाया जाएगा। ये सेकेंड वीडियो है क्वेश्चन 16 का। साथियों, हम क्वेश्चन 16 देखते हैं कि भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया। साथियों, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन बी है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ऑप्शन सी है दिव्यांग के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। साथियों, इसका आंसर बताइए आप लोग। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। साथियों, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। बताइए साथियों। ऑप्शन ए है शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग ही बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी है शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों को प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है, ऑप्शन सी है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है, ऑप्शन डी है शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। साथियों, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा। डी में है शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करते हैं। साथियों, ऑप्शन ए में है शिक्षक केवल शब्द जब भी आ जाएगा तो ये निगेटिव, आप लोगों को पता है कि ये निगेटिव है, इसलिए कि इसका आंसर ए नहीं होगा। और आगे देखते हैं, शिक्षक केवल मानक और एक तरह के ही भाषा का प्रयोग, एक ही तरह के भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते कभी भी बच्चों के साथ, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुभाषी कक्षा हो तो उसमें आपको मातृभाषा का भी प्रयोग किया जाता है, तो हम एक ही तरह की भाषा का कैसे प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी में है शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों को प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है। तो शिक्षक कुछ जाति समूह को, कभी भी जाति के समूह में हम नहीं बांट सकते हैं बच्चों को साथियों, तो इसलिए कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता साथी, बच्चे से जितना अपेक्षा रखेंगे उतना आपको पॉजिटिव होगा, इसलिए कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करती है। एक में है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, दो में है सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, तीन में है तोरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। साथियों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। केवल 1 2 ए में है केवल 1 2, बी में है 1 3, सी में है 1 2 3 और डी में है 2 3। साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों। पहला में है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों का मतलब होता है साथियों कि शीघ्रता से तो सीखते हैं और उसे याद भी रखते हैं, ठीक ना। उसको जो है तो लंबे समय तक उसको याद रहता है। वो ऐसा बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं, उसको एक चीज बोल दीजिए, आपको वो लंबे समय तक उसको याद रहेगा। फिर है तर्क, दूसरा में तर्क और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तो साथी ये भी सही बात है। और 3 में है तोरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तोरण के साथ का मतलब होता है साथियों, अर्थ होता है
कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो तेज होते हैं और हम उनका एडमिशन 1 में लेते हैं, और कुछ ही दिन 6 महीना और या 2 महीना 4 महीना में हमको पता चलता है कि ये बच्चे 1 के लायक नहीं है, उसको हम 3 में या 2 में डाल दे, तो उसको हम तुरंत ऊपर कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। ऑप्शन बी है 3 आयामी नक्शे और चार्ट। ऑप्शन सी है ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है। ऑप्शन डी दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा 19 का साथियों आंसर हो जाएगा डी कि दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। अब बताइए साथियों जो स्टूडेंट देख नहीं सकते उसको हम कंप्यूटर का दृश्य कैसे दिखा सकते हैं, उसको हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ कैसे हम दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसको तो बोल के या पढ़ाना चाहिए ताकि उसको समझ में आए, सुन के तो समझ में आ सकता है, इसलिए के साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों चलते हैं। 20 में है अधिकथन और तर्क। साथियों इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अधिकथन ये कहता है कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क बोल रहा है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। सही विकल्प का चुनिए साथियों। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है साथियों। इसमें ऑप्शन आप लोगों को चुनना है। पहले अधिकथन और तर्क दोनों समझिए। बोले शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। बिल्कुल सही बात साथियों। बच्चे को सिखाने के लिए जितना हम अवसर देंगे, जितना हम मौके ढूंढ के देंगे, अच्छा विविध तरीका ढूंढ के देंगे पढ़ाने का, अनेक तरीके से पढ़ाएंगे, उतना समझ में आएगा। तो तर्क बोल रहा है साथियों कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाहरी अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। बताइए साथियों इसका ऑप्शन है योग्यता की कमी, ऑप्शन बी तैयारी की कमी, ऑप्शन सी त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और ऑप्शन डी बुरी किस्मत। बताइए साथियों ऐसे विद्यार्थी की बात करें जो बाहरी अधिकारिता पे रहते, बाहरी प्रेरणा के बारे में वो है। 2 प्रेरणा होती है साथियों, एक आंतरिक प्रेरणा और एक बाहरी प्रेरणा। जैसे कोई स्टूडेंट सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं तो अपने मन में सोच रहे नहीं हमें सीटेट की तैयारी करनी है, हमें जॉब लेनी है, हमें जॉब मिल जाएगी तो अच्छे एक जीवन हम बिताएंगे। तो ये हो जाती है साथियों आंतरिक प्रेरणा। और बाहरी प्रेरणा हो जाती है अरे बाप रे अगर हम सीटेट पास नहीं क्वालिफाई करेंगे या जॉब नहीं लेंगे तो मेरे माता पिता क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, समाज वाले क्या। ये हो जाता है बाहरी प्रेरणाएं। ठीक है ना। तो इसका आंसर साथियों ये बाहरी प्रेरणाएं हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुरी किस्मत। जैसे आप कोई बच्चे परीक्षा में फैल जाते हैं, बोलते ओ इसमें मेरा क्या गलती है, वो तो सर का गलती है कि क्वेश्चन ही ऐसा सेट किए हैं जो हम पास नहीं किए। तो ये दूसरे के ऊपर अपना इल्जाम डालते हैं, वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों चलते हैं। क्वेश्चन 22 है प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक में है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि,
2 में है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। 3 में है एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। 4 में है आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। ए में है 4 और 1, बी में है 2 और 4, सी में है 1 2 और 4 और डी में है 1 2 3 4। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। आपका 22 नंबर का आंसर क्या होगा साथियों, बताइए साथियों। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 1 2 4। 1 में क्या है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि है। बिल्कुल सही बात है। प्रगतिशील कक्षा एक ऐसी कक्षा जिसमें क्या हो है, वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान, किस बातों पर, देखिए साथियों, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने का विधि। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी बात है, जोखिम लेना चाहिए कभी भी। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में, ऐसा नहीं कर सकते साथियों। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को हम एक समूह में रखेंगे और जो कमजोर है उसको एक समूह में रखें, ऐसा कभी हम क्लासरूम में नहीं कर सकते। ये निगेटिव प्रदर्शित करता है। 4 में आकलन की भिन्न विधियां, बिल्कुल सही बात है। हमको जितना तरीका हो उससे हम बच्चे को समझाएं। अगर बच्चे क्लास में उब रहे हैं तो समझिए कि हम अच्छे से, या बच्चे ये इस तरीका से नहीं समझ रहे तो हमको दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। इसलिए कि इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4 साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ढालना, ऑप्शन बी है क्रमबद्धता, ऑप्शन सी है सामाजिक पृथक्करण और ऑप्शन डी है पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। 23 नंबर का आंसर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम है। सहगामी मतलब सभी के लिए अधिगम है। बताइए साथियों, ढालना ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। साथियों इसमें क्या होता है, पारस्परिक रूप से मतलब जो भी व्यक्ति हैं चाहे जो बच्चे हो उस पर दोनों का इसमें मतलब क्या होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए। अगर 2 बच्चे हैं वो एक दूसरे से पूछताछ करता है, उसमें दोनों का बढ़ावा होता है, दोनों का तैयारी होता है। इसलिए कि साथियों ये आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। दोनों एक दूसरे पे परस्पर प्रश्न करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों चलते हैं। क्वेश्चन 24 है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को बड़े को यांत्रिक कार बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए साथियों किस। एक है मोहन शिक्षक है, मोहन जो विद्यार्थियों को आयतन के बारे में दिए हैं समझ, और एक है फराह। अब दोनों जो अपना बच्चे को दिए हैं तो किस चीज़ की कर रहे हैं प्रयोग, बताइए। ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है रचनावाद, ऑप्शन सी है अस्पष्ट अनुदेशन, ऑप्शन डी है सक्रिय अनुकूलन। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन और फिर कारण वाला आ गया है, देखते हैं। कथन ए पढ़ते हैं, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए साथियों क्या कथन और कारण सही है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए साथियों। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए। बोल रहे हैं कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त
छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही। और कारण भी है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, बिल्कुल सही बात है साथियों। जो कथन का कारण जो है वो व्याख्या कर रहा है, इसलिए कि आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या कर रही है। चलिए साथियों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? बताइए साथियों, जो शैक्षणिक कार्यों में बच्चे जो गलती करते हैं उसको क्या समझना चाहिए, जो त्रुटियां करते हैं वो क्या समझना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। ऑप्शन बी, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। ऑप्शन सी, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। और ऑप्शन डी, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया का समझने के लिए प्रासंगिक है, बिल्कुल। साथियों, ऑप्शन ए में है केवल। जब भी केवल शब्द आ जाएगा ये निगेटिव को प्रदर्शाता है, इसलिए कि साथियों ए ऑप्शन होगा नहीं। और उसके बाद बी में देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में फिर केवल आ गया, इसके लिए बी भी नहीं होगा। फिर पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए, केवल शिक्षक का दक्षता नहीं पता हम लगा सकते हैं साथियों। और ऑप्शन डी में है, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, सभी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है, ये नहीं है, ये भी निगेटिव है साथियों, इसलिए कि इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? बताइए साथियों। एक में है प्रासंज्ञान, 2 में है विश्लेषण और 3 में है मनन। अब क्या 1, 2, 3 सही है? ऑप्शन बी में है 1 और 2 सही है, या 2, 3 सही है, या 1, 3 सही है? बताइए साथियों, इसका क्या आंसर होगा? आप लोग 27 नंबर का जवाब दीजिए साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, प्रासंज्ञान, विश्लेषण और मनन। समालोचनात्मक चिंतन में तीनों शामिल है साथियों, इसलिए कि इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन है, अनीता जो कि 4ठी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाया जा रहे हैं, विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? अनीता एक 4ठी कक्षा का शिक्षक है, अध्यापिका है, जो वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मगर बच्चे उसको ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें जो है एक इंटरेस्ट लेके कक्षा में नहीं पढ़ रहे। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए साथियों, इसका ऑप्शन है ए, इन विद्यार्थियों की अनदेखी कर और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। ऑप्शन बी है, इन विद्यार्थियों को दंडित करे और इसको सूचना उसके माता पिता को दे। ऑप्शन सी है, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतित करें। ऑप्शन डी है, मान ले कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, कि पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। कहने का मतलब, जब बच्चे आपके क्लास में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, आप पढ़ा रहे, वो अपना बातचीत करे, ये करे, तो इसमें इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको पढ़ाने का तरीका उनको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप तरीका को चेंज करें। आप पुनः ये चिंतित करें कि ये बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं, तो हम दूसरा तरीका ढूंढे। इसलिए कि आंसर सी हो जाएगा,
फिर ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं साथियों। ऑप्शन ए में है इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें, कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसको अनदेखा हम नहीं कर सकते कभी भी, और विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे ऐसा भी नहीं कर सकते। हम उनको पहले देखेंगे, जांचेंगे कि वो क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई करने में। ऑप्शन बी में है इन विद्यार्थियों को दंडित करें, कभी भी हम विद्यार्थियों को दंडित नहीं कर सकते हैं साथियों, तो इसलिए कि इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों चलते हैं। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए साथियों, कोई अध्यापक है और वो विद्यार्थियों को मतलब आंतरिक रूप से वो प्रेरणा देना चाहते हैं, तो क्या कर को उसको प्रेरित करना चाहिए आंतरिक रूप से ताकि पढ़ने में प्रेरित हो? तो ऑप्शन ए, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेने उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। बताइए साथियों। ऑप्शन बी है, मैं देखती हूं कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। ऑप्शन सी, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। ऑप्शन डी है, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि में क्या क्या सीखते हैं। साथियों इससे आंतरिक प्रेरणा मिलती है, इससे आंतरिक रूप से प्रेरित होती है कि हम जो काम कर रहे हैं, तो चलिए जांच करते हैं कि हम इस काम में कितना सीखे नहीं सीखे। इसमें कोई बाहर से आदमी नहीं बोल रहा है कि आप कोई भी बाहरी प्रेरणा नहीं हो रही है, इसमें वो खुद अपने अंदर की प्रेरणा को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सीखने की गति डैश है। बताइए साथियों। ऑप्शन ए, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। ऑप्शन बी, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों पर स्वतंत्र। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? साथियों सीखने की गति किस पे डिपेंड होता है, सब पहले बताइए। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा 30 का सी, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। बिल्कुल साथियों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय दोनों कारक परस्पर जब तक निर्भर संबंध नहीं रहेगा तब तक हम कोई चीज़ सीख नहीं सकते हैं। ऑप्शन ए में है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारक, पूरी तरह से हम केवल व्यक्तिगत कारक पर नहीं निर्भर हो सकते हैं। ऑप्शन बी में पूरी तरह से पर्यावरणीय कारक, बिल्कुल नहीं हो सकते साथियों पूरी तरह से पर्यावरणीय कारक पे। और डी में है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र नहीं, दोनों में संबंध होनी चाहिए, दोनों में अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना साथियों। इसलिए ऑप्शन सी हो गया। साथियों आज 16 से 30 क्वेश्चन बताया गया और नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आया जाएगा। आप लोग अध्ययन केंद्र से संबंध बनाए रखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको हर पल की वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद साथियों।